हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बीएससी कंपास। आज हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 2 है। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड लेक्चर नंबर 1 इन विच हम लोगों ने रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल को अच्छे से कंप्लीट किया था। आई होप आप लोगों ने वो वाला लेक्चर अच्छे से देख लिया होगा एंड समझ लिया होगा। एंड इवन इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स यू कैन स्टिल आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल श्योरली आंसर इट। ठीक है, तो आज के हमारे लेक्चर में विल बी स्टार्टिंग बोर्स एटॉमिक मॉडल। Now, before moving into the topic, let us first discuss what was the importance of Niels Bohr in the world of development of atomic structures. Now, Niels Bohr was the first scientist who actually introduced quantum mechanics into the study of structure of atom. क्योंकि उनसे पहले जो भी साइंटिस्ट थे उन लोगों ने क्लासिकल मैकेनिक्स का इस्तेमाल किया था टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड विद दैट केम मेनी फ्लॉज। तो इसीलिए नील बोर ने क्वांटम मैकेनिक्स का इस्तेमाल किया पहली बार टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्योंकि उसी टाइम के अराउंड क्वांटम मैकेनिक्स वाज डेवलपिंग। दैट इज इन 1900 मैक्स प्लैंक डेवलप्ड क्वांटम मैकेनिक्स। बाकी साइंटिस्ट लोगों का भी रोल था उसमें, बट विल नॉट डिस्कस अबाउट इट, इट्स नॉट इन आवर सिलेबस। सो वी वर टॉकिंग अबाउट कि नील बोर का इंपॉर्टेंस क्या था। सो दिस वाज द इंपॉर्टेंस, क्योंकि उन्होंने ही पहली बार क्वांटम मैकेनिक्स का इस्तेमाल किया था टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड आफ्टर दैट पूरा गेम ही चेंज हो गया कि उनके बाद जो भी साइंटिस्ट आए, हेजनबर्ग हो या फिर स्क्रॉडिंजर हो, उन लोगों ने भी क्वांटम मैकेनिक्स का इस्तेमाल किया एंड वी वर एबल टू डिटेली स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड एक्यूरेटली, काइंड ऑफ एक्यूरेटली। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट नाउ बोर्स एटॉमिक मॉडल। Let us start Bohr's atomic model. ठीक है, in 1913, Niels Bohr postulated his theory on the basis of quantum theory of radiation. Now, this quantum theory of radiation was given by Max Planck in 1900. And what does it state? It states that electromagnetic energy is emitted or absorbed by atoms in discrete packets called quanta. कि फॉर एग्जाम्पल एक एटम है, अगर ये एनर्जी लूज करेगा या फिर एनर्जी गेन करेगा, वो इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा करेगा, नॉट कंटिन्यूसली। व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, कम हियर, लेट्स अज्यूम ये एक एटम है, ठीक है, और ये एनर्जी फॉर एग्जाम्पल एमिट कर रहा है और यहाँ पर एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा है, बट ये कंटिन्यूस होता है, ये कंटिन्यूस नहीं होता है। रैदर ये एटम कुछ इस तरीके से क्वांटा के फॉर्म में इधर एनर्जी एमिट करता है या फिर क्वांटा के फॉर्म में एनर्जी अब्सॉर्ब करता है। एंड दीज लिटिल पैकेट्स दैट हैव ड्रॉन इज नोन एज क्वांटा। और इसका अगर मैं एनर्जी का फॉर्मूला लिखने जाऊं, इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच न्यू या फिर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच सी बाय लाम्बडा, जहां पर न्यू है वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, जहां पर न्यू है फ्रीक्वेंसी और लाम्बडा है वेवलेंथ, और h है प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, और यहां पर n कैन बी 1, 2, 3 और सो ऑन। ठीक है, दिस क्वांटा का जो एनर्जी होगा, दिस स्मॉल पैकेट्स का एनर्जी होगा, इट विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच न्यू या फिर एच सी बाय लाम्बडा। दैट इज, मैं बोल रहा हूं कि the smallest possible energy of a packet can be h nu. The next possible energy of the packet will be 2h nu, and the next will be 3h nu, and so on, and nothing between this h nu and 2h nu. That is, मैं अगर बोलूं कि क्या 1.5 h nu का एनर्जी एग्जिस्ट करेगा, आप बोलोगे नहीं, it cannot exist because this quantum theory of radiation states that the atoms can emit or absorb energy in the form of quanta, and this quanta या फिर दिस एनर्जी, जो क्वांटा, जो लिटिल पैकेट्स है, उसका जो एनर्जी है, दैट विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच न्यू और एच सी बाय लैम्डा।
समझे? समझे? आई होप दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, नाउ लेट अस डिस्कस what was the main purpose of Bohr behind his atomic model. What was the purpose of developing this atomic model? जब मैंने रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल बताया था, वहां पे भी मैंने बताया था उनका पर्पस क्या था। ऑफ कोर्स टू एक्सप्लेन द फ्लॉज दैट दैट थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल हैड। तो सेम उसी तरीके से बोर का जो मेन पर्पस था, इट वाज टू एक्सप्लेन द फ्लॉज दैट रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल हैड। ठीक है, सो द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस बिहाइंड हिज मॉडल वाज टू ओवरकम द ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। And the second most important, if the second purpose behind behind Bohr's atomic model was to explain the line spectra of hydrogen or hydrogen-like atom, that is mono-electron species. To explain the line spectra of hydrogen and hydrogen-like mono-electron atoms or ions. मोनो इलेक्ट्रॉन का मतलब जिसके पास खाली एक ही इलेक्ट्रॉन हो, जैसे कि He2 प्लस, He प्लस, लिथियम 2 प्लस। ठीक है, इन लोगों के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो इन लोगों को हम लोग मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोलते हैं। तो इनका जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता है, लाइन स्पेक्ट्रा होता है। तो क्यों होता है? टू एक्सप्लेन दैट Bohr developed his atomic model. We will be reading about it. Atomic structure, atomic spectra है, we will be reading about it in our later lectures. ठीक है, don't worry about it. Now let us read the postulates of Bohr's atomic model. यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया होगा, I guess, अच्छे से मैंने पूरा धीरे अच्छे से विस्तार से बताया है। Now let us discuss the postulates of Bohr's atomic model. The postulates of Bohr's atomic model. The first most important postulate was the electron revolve around the nucleus only in certain permitted circular orbits or stationary states. Now these orbits are called energy cells or energy levels because these are associated with definite amount of energies. दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल, क्योंकि इसने एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल को एक्सप्लेन किया। क्योंकि जो द मेजर ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल वाज कि उन्होंने बोला कि एक न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, बट अकॉर्डिंग टू क्लार्क मैक्सवेल, जिन्होंने अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो प्रूव किया था इन 1836, उसमें उन्होंने बताया था कि जो अपना चार्ज पार्टिकल्स होता है, जब एक्सेलरेटेड मोशन में होता है इट एमिट्स एनर्जी। तो जब रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल बताया इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, तो इलेक्ट्रॉन तो एक चार्ज पार्टिकल है एंड इन अ सर्कुलर पाथ इट इज इन एक्सेलरेटेड मोशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो ये कांस्टेंटली एनर्जी लूज करना चाहिए and by losing the energy धीरे it must fall into the nucleus. So it was the major drawback of Rutherford's atomic model. He could not actually explain it. तो इसीलिए the major postulate of Bohr's atomic model was this. It kind of explained that drawback कि उन्होंने बोला कि the electron revolve around the nucleus in a fixed shell, in a fixed orbit, having fixed energy. कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से, दैट इज दिस इज न्यूक्लियस एंड इसके अराउंड इस तरीके से फिक्स्ड ऑर्बिट्स के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। अब मैं अगर बोलूं कि ये N1 है फर्स्ट सेल, ये N2 है, ये N3 है और ये N4 है, तो जब इलेक्ट्रॉन N1 के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, N1 में रिवॉल्व कर रहा है अराउंड न्यूक्लियस, तो उसके पास एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी ही होगा। इट कैन नीदर लूज और गेन एनर्जी, अपने आप से वो एनर्जी इमिट करेगा ही नहीं, मतलब कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो फर्स्ट पोस्टुलेट हमने पढ़ लिया है। द सेकंड पोस्टुलेट जो मैंने अभी जस्ट बताया, दैट इज
as long as electrons are revolving in a specific orbit, it neither absorbs nor emits energy. अपने आप से emit ही नहीं कर सकता एनर्जी या फिर absorb नहीं कर सकता, दोनों ही नहीं कर सकता अपने आप से. It's only when electron gets excited. एक्साइटेड कैसे हो सकते हैं? जब हम लोग एक लाइक एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे एटम को, एक्सटर्नल एनर्जी जब प्रोवाइड करेंगे एटम को, उसका इलेक्ट्रॉन से एक्साइट होगा. तो it's then only the electron when gets excited, they jump to higher energy level, and as electrons, आपको तो पता ही होगा, electrons are unstable in excited state, and as electrons are unstable in excited state, they jump back to ground state by losing energy. For example, मैंने बताया इलेक्ट्रॉन हमारा n1 में है. फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन हमारा इस तरीके से n1 में है, रिवॉल्व करे अराउंड n1. हम लोगों ने उसको एक एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी प्रोवाइड किया, उस एटम को, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिला, वो एक्साइट हुआ, वो एक्साइट होके जंप किया फॉर एग्जाम्पल लेट अस अज्यूम n3 में. बट एज वी डिस्कस्ड कि एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स आर अनस्टेबल, तो ऑफ कोर्स वो एनर्जी लूज करेगा, एंड एनर्जी लूज करने के बाद इट विल फॉल इनटू द ग्राउंड लेवल, ईदर बाय इच स्टेप्स और डायरेक्टली. क्या मतलब कि ईदर फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन हमारा n3 पर है, अगर उसको ग्राउंड स्टेट पर आना है, इधर वो n2 से होके आएगा या फिर डायरेक्टली n3 से n1 में आ जाएगा. समझे? तो इतना ही खाली मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जब रिवॉल्व करते हैं अराउंड न्यूक्लियस इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, वो अपने आप से ना कि एनर्जी एमिट करेंगे, ना कि एनर्जी एब्सॉर्ब करेंगे. इट इज व्हेन हम एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन को, वो एक्साइट हो जाते हैं हायर एनर्जी लेवल को, और हायर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन्स आर अनस्टेबल, तो वो एनर्जी लूज करके दे जंप बैक टू देयर ग्राउंड स्टेट. जब ग्राउंड स्टेट में आते हैं, इधर वो स्टेप वाइज आएंगे. फॉर एग्जांपल n4 में है, n4 से n3 से n2 से ग्राउंड स्टेट, या फिर वो n4 से डायरेक्टली ग्राउंड स्टेट में एनर्जी लूज करके आ सकते हैं. दिस वाज द पोस्टुलेट ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल. सेकंड पोस्टुलेट समझे? Now the third postulate was that electrons are allowed for circular motion along those orbits. ये बहुत important postulate है. Around those orbits only, for which electrons angular momentum का formula क्या है? mvr is an integral multiple of h by 2 pi. कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, वो उसी ऑर्बिट के अराउंड रिवॉल्व करेंगे जिस ऑर्बिट में उनका एंगुलर मोमेंटम, किसका? इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू nh by 2 pi. समझे? It's a very important formula. Just remember it by heart. It's a very important formula. That is mvr is equal to nh by 2 pi. जहां पर n का वैल्यू क्या हो सकता है? n का वैल्यू हो सकता है 1, 2, 3 या फिर so on. पॉजिटिव इंटीजर्स, n का वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकता है. जहां पर m क्या है? m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v है वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r मतलब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी एंगुलर नहीं, r है रेडियस ऑफ ऑर्बिट, n है नंबर ऑफ ऑर्बिट, और h है प्लैंक्स कांस्टेंट. ठीक है, समझे? यहां तक समझे? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तब से मैं क्वांटाइजेशन बोल रहा हूं, तो व्हाट डज क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी मीन्स? व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी? मस्ट बी हैविंग अ क्वेश्चन इन योर माइंड कि व्हाट डज दिस क्वांटाइजेशन मीन्स? Quantization of energy means that the energy can only exist in specific discrete values, not continuous, discrete values rather than any continuous amounts. And the systems like atoms या फिर molecules जो होते हैं ना, उनके जो electrons होते हैं
वो restricted होते हैं to certain energy levels. They cannot exist in any energy levels. Any possible energy levels वो exist नहीं कर सकते. They are restricted to certain energy, particular energy levels. Yes, it is what it is. Systems like atoms or molecules are restricted to certain energy levels and cannot have every possible value in between. And that is quantization of energy. अगर मैं इसको अच्छे से थोड़ा बताऊं, फॉर एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम आप एक ब्रिज में हो, टॉप व्यू है इसका, ये टॉप व्यू ऑफ ब्रिज है, इसमें इस तरीके से स्टेप्स हैं, ठीक है, स्टेप्स है, ये स्टेप नंबर 1 है, ये स्टेप नंबर 2, ये स्टेप नंबर 3, और ये पॉइंट ए पे आप हो, पॉइंट ए पे आप है, और आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है, ठीक है। नाउ कैन यू कंटिन्यूसली वॉक फ्रॉम ए टू बी, मतलब क्या कंटिन्यूसली, क्या ये पाथ कंटिन्यूस है आपका? आप बोलोगे नहीं, क्यों? क्योंकि आपको ए पे अगर आप है, पहले आपको 1 पे स्टेप करना है, उसके बाद 1 से 2 पे स्टेप करना है, उसके बाद 2 से 3, उसके बाद 3 से आप बी पे जा सकते हैं, एंड नॉट इन बिटवीन दिस 1 and 2 स्टेप्स, 2 and 3 स्टेप्स। क्यों? क्योंकि आप गिर जाओगे। ठीक उसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं अराउंड न्यूक्लियस, वो कुछ N1 फॉर एग्जाम्पल कुछ फिक्स्ड एनर्जी लेवल पे होते हैं, दैट इज फॉर एग्जाम्पल इसका एनर्जी E1 है, इसका एनर्जी E2 है, लेट अस अज्यूम एनर्जी E1 का X है और E2 का Y है। तो इधर द इलेक्ट्रॉन कैन एग्जिस्ट इन E1 दैट इज उसका एनर्जी X हो, या फिर इन E2 जिसका एनर्जी Y हो, एंड नथिंग इन बिटवीन, स्पेसिफिक वैल्यू में एग्जिस्ट कर सकता है। जिस तरीके से आप एक स्पेसिफिक स्टेप पे पैर रख के आगे बढ़ सकोगे, नॉट इन बिटवीन दिस। क्यों? क्योंकि आप गिर जाओगे। एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, दैट इज द वैल्यूज आर नॉट कंटिन्यूस, द इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट एग्जिस्ट इन अ कंटिन्यूस एनर्जी सिस्टम, रैदर कुछ स्पेसिफिक डिस्क्रीट वैल्यूज हैं, डिसकंटिन्यूस वैल्यूज हैं, क्वांटाइज्ड वैल्यूज हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। आई होप आप लोगों ने इसको अच्छे से समझ लिया, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एविडेंस ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। हम लोगों ने तो बोल दिया कि क्वांटाइजेशन एनर्जी क्या है, बट व्हाट इज द एविडेंस दैट दिस क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी एक्चुअली एग्जिस्ट, दैट द इलेक्ट्रॉन्स, जो हम लोगों ने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस एक स्पेसिफिक ऑर्बिट्स में होंगे एंड नॉट इन एनी पॉसिबल वैल्यू ऑफ ऑर्बिट्स, नॉट इन एवरी पॉसिबल वैल्यू ऑफ ऑर्बिट्स। उसको एक्सप्लेन किस तरीके से करोगे? उसको एक्सप्लेन हम लोग करेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रा से, स्पेक्ट्रल लाइन से। किसका? हाइड्रोजन एटम। वहां पर हम लोग समझेंगे कि हाइड्रोजन एटम का जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा है वो लाइन स्पेक्ट्रा है rather देन कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा। इसके बारे में मैं डिटेली बताऊंगा हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर को अच्छे से पढ़ेंगे। बट let me briefly discuss the question's answer, that is like what is the evidence of quantization of energy. It is line spectra of hydrogen and hydrogen like atoms. उसको थोड़ा ब्रीफली समझ लेते हैं क्योंकि डिटेली अपन समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ? इज द स्पेक्ट्रल लाइंस, दैट इज द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम, इट कंसिस्ट ऑफ लाइंस ऑफ डेफिनेट वेवलेंथ एनर्जी, and this experiment shows that emission of energy by an atom must be quantized, and existence of line spectra implies that the atoms can radiate only definite amount of energy, and that is energy is quantized. क्या बोला उन्होंने बोला कि जब हम लोग हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रल लाइंस स्टडी करेंगे, हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रल लाइंस किस तरीके से होता है? लाइन स्पेक्ट्रा।
होता है कि नहीं होता है? होता है। इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, क्यों होता है, कैसे होता है, ठीक है, किस तरीके से देखते हैं उसको अच्छे से डिटेली बताएंगे। बट थोड़ा ब्रीफली बता लेता हूँ कि मैं बोल रहा हूँ तो सुन लो एंड एज्यूम कर लो, समझ लो कि हाइड्रोजन एटम का जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता है वो लाइन स्पेक्ट्रा होता है, एंड वो कुछ इस तरीके से होता है, दैट इज कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ का लाइट होता है, कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ का लाइट प्रेजेंट होता है। दैट इज फॉर एग्जांपल ये स्पेसिफिक है, एक ये 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 है, कुछ इस तरीके से स्पेसिफिक वेवलेंथ होते हैं, नॉट एनी। फॉर एग्जांपल इसका वेवलेंथ x है, इसका y है, इसका z है, इसका a है, इसका b है, इसका c है, एंड ये जो गैप्स आप लोग देख रहे हो, ये जो गैप्स आप लोग देख रहे हो, these gaps are dark bands. That is, this specific wavelength, if this specific energy of this specific radiated wavelength from the atom is absent, कि एटम ने खाली कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट को ही रेडिएट किया है, कुछ स्पेसिफिक एनर्जी ऑफ लाइट को ही रेडिएट किया है। टू अंडरस्टैंड दिस एटॉमिक स्पेक्ट्रा किस तरीके से अपन स्टडी करते हैं, इट इज लाइक किस तरीके से वो आता है, इट इज बाय व्हेन द न्यूक्लियस, इट इज व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स जंप फ्रॉम वन सेल टू अदर। जंप नहीं, इसको समझो, सॉरी, इसके बारे में अच्छे से डिटेली बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थोड़ा सा ब्रीफली लेट मी एक्सप्लेन थोड़ा सा, या फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। देखो फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन सेल नंबर 2 पे है एंड वो सेल नंबर 1 पे आना, सेल नंबर 2 पे ऑफ कोर्स वो उसका क्या वो अनस्टेबल होगा क्योंकि वो हायर एनर्जी लेवल पे है, एंड मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स एट हायर एनर्जी लेवल इज अनस्टेबल, तो इट विल वांट टू कम बैक टू द ग्राउंड स्टेट। तो जब ये ग्राउंड स्टेट पे आना चाहेगा, जब ये ग्राउंड स्टेट पे आना चाहेगा, इट विल एमिट एनर्जी और इट विल रेडिएट वेवलेंथ। और ये जो वेवलेंथ रेडिएट करता है ना, ये जो वेवलेंथ रेडिएट करता है, इस वेवलेंथ को हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं, इस तरीके से देख सकते हैं। तो जस्ट बिकॉज यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, जस्ट बिकॉज इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ पे जंप करेगा, एक वेवलेंथ रेडिएट करेगा, यहाँ से यहाँ जंप करेगा, एक वेवलेंथ रेडिएट करेगा, यहाँ से यहाँ एक वेवलेंथ रेडिएट करेगा, तो कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ ही वो रेडिएट करेगा। एंड फॉर एग्जांपल और पॉसिबिलिटीज भी हो सकते थे, दैट इज फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन एक यहाँ पर होता है और यहाँ पे जंप करता, इसका भी एक वेवलेंथ निकलता, बट ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि इधर वो सेल यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकता है, वो इलेक्ट्रॉन इस सेल पे यहाँ या फिर इस सेल पे एग्जिस्ट कर सकता है, नॉट इन बिटवीन दिस सेल्स। तो ये जो पॉसिबिलिटीज ऑफ वेवलेंथ है वो हम लोग ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते लाइन स्पेक्ट्रा में, वो डार्क बैंड की तरह आता है, दैट इज दोज वेवलेंथ्स आर एब्सेंट, ओनली दीज सर्टेन वेवलेंथ्स आर प्रेजेंट इन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। एंड दिस इज क्वाइट द एविडेंस ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। आई होप आप लोगों ने ये समझ लिया ये वाला टॉपिक, बट इवन इफ यू आर हैविंग एनी स्लाइटेस्ट ऑफ डाउट्स, आई कैन गारंटी यू कि द नेक्स्ट लेक्चर जब हम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे अच्छे से, वहां पे मैं डिटेली बात करूंगा, डिटेली इसके बारे में बात करूंगा एंड फिर से बताऊंगा ये वाला कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से लाइन स्पेक्ट्रा या फिर जो स्पेक्ट्रल लाइंस हम लोग ऑब्जर्व कर पाते हैं, ठीक है। तो इतना ही था बोर्स एटॉमिक मॉडल। अब बोर्स एटॉमिक मॉडल के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं एंड उसके डेरिवेशन हमारे सिलेबस में है, बट आज खाली मैं एक ही डेरिवेशन करूंगा और बाकी के जो डेरिवेशन है मैं उसको कंपाइल करके एक ही लेक्चर में डाल दूंगा, ठीक है, सो दैट आपको इजी रहेगा। बट आज के लेक्चर में हम लोग ये वाले फॉर्मूले को डिराइव करेंगे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिटल, इसको अच्छे से डिराइव कर लेते हैं, ठीक है। लगे हाथ एनर्जी का भी डेरिवेशन कर लेंगे। सो नाउ लेट अस स्टडी द कैलकुलेशन ऑफ रेडियस एंड एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन
revolving in nth orbit of hydrogen atom and hydrogen like atom। ठीक है, देखो समझो अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड एक ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, एंड लेट अस अज्यूम इसका एंगुलर वेलोसिटी v है, और जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस है दैट इज r। ठीक है, नाउ मैंने रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल में बताया था न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच, अच्छा उससे पहले न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज Ze है, अज्यूम कर लो, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज E है। तो मैंने रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल में बताया था कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच दो फोर्स होते हैं, सॉरी एक ही फोर्स होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर दो फोर्स लगते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच, और एक इलेक्ट्रॉन जो अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व कर रहा है उसके वजह से। ठीक है, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, क्योंकि ये पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, और इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, इसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, and this electrostatic force of attraction and centrifugal force is equal and opposite। तो लिख लेते हैं इसको, क्या मैंने बोला is, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, that will be kZe square by r square, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएगा mv square by r। ठीक है, यहां से आप लोग क्या ये बता सकते हो इन सीजीएस सिस्टम, इन सीजीएस यूनिट वैल्यू ऑफ के दैट इज 1, तो हम लोग सीजीएस यूनिट में इसको डिराइव कर लेते हैं। ठीक है, इजी रहेगा हमारे लिए, इजी रहेगा। इन सीजीएस यूनिट द वैल्यू ऑफ के इज 1, तो वी कैन राइट दिस एज Ze स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर। यहां से r कैंसिल हो सकता है, वी कैन राइट mv square r is equal to Ze square, जहां से v square will be Ze square by mr। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लो, ये आगे काम आएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला दैट विल बी राइटिंग इज, एक पोस्टुलेट में, बोर्स एटॉमिक मॉडल का एक पोस्टुलेट में, वो जो इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट था वहां पे एक मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, mvr इज इक्वल टू nh/2π, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिस और उसी ऑर्बिट के अराउंड रिवॉल्व करेगा जहां पर उसका एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू व्हाट, nh/2π। तो उस फॉर्मूले को इधर लिख लेते हैं, दैट इज mvr इज इक्वल टू nh/2π। ये फॉर्मूले को इक्वेशन नंबर 2 लिख लो। इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग इस तरीके से कुछ लिख सकते हैं क्या, r is equal to nh/2π mv, nh/2π mv लिख सकते हैं क्या? Can I square both the sides? Of course I can। r square is equal to n square h square divided by 4 pi square m square v square। देख, इसको स्क्वायर करने के बाद इसका स्क्वायर हो गया, इसका हो गया, इसका और इसका इंडिविजुअली स्क्वायर हो गया। ठीक है, नाउ v स्क्वायर का वैल्यू क्या हम लोगों ने निकाल लिया था, v स्क्वायर का वैल्यू क्या हम लोगों ने निकाल लिया था, हाँ निकाल लिया था। तो लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ v स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इन दिस इक्वेशन। तो क्या हो जाएगा वो, r स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर। तो यहां से आ गया Ze स्क्वायर, ऊपर चला जाएगा mr, यहां से r कैंसिल, m से m कैंसिल, तो r हो गया हमारा n स्क्वायर h स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर, सॉरी m स्क्वायर नहीं, स्क्वायर पे कट गया, mz स्क्वायर। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द रेडियस। कौन सा रेडियस, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इन बोर्स एटॉमिक मॉडल, रेडियस ऑफ द nth
ऑर्बिट ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, अगर फॉर हाइड्रोजन एटम लेते हैं अपन, फॉर हाइड्रोजन एटम Z will be 1 and for n is equal to 1, this formula becomes R is equal to R naught is equal to n square h square by 4 pi square m e square। n square का वैल्यू तो 1 है, तो दिस फॉर्मूला becomes this h square by 4 pi square m e square, and this is known as Bohr's radius। this is known as Bohr's radius। R नॉट लिखो या फिर कुछ कुछ बुक्स में A नॉट भी लिखा होता है, सेम बात है, समझे। दिस वॉज द डेरिवेशन ऑफ रेडियस, दिस वॉज द डेरिवेशन ऑफ रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। यही वाला फॉर्मूला को हम लोगों ने डिराइव किया, समझे अच्छे से। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस। Now let us derive the energy का फॉर्मूला। let us derive the energy का फॉर्मूला। ये यहाँ पे मैं डिराइव कर लूँ, राइट पे कर लेते हैं एनर्जी का डेरिवेशन। एनर्जी का डेरिवेशन डिराइव करने से पहले फिर से एक बार मैं वो वाला इक्वेशन लिख लेता हूँ, जेड स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। एंड रिमेंबर वी आर डिराइविंग इट इन CGS यूनिट, इसीलिए जो k का वैल्यू है वो 1 हो जा रहा है और इक्वेशन से चला जा रहा है। ठीक है, now here we can write r से r cancel, z square by r is equal to mv square। Can I multiply half to both the sides? Yes, I can। So after multiplying half to both the sides, this becomes half z square by r, this becomes half mv square। क्या हाफ mv स्क्वायर थोड़ा देखा सा लग रहा है? हाँ, देखा सा लग रहा है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। नाउ क्या एक रिलेशन आप लोगों को पता है, आप लोगों ने 12th क्लास में पढ़ा होगा इन एटॉमिक स्ट्रक्चर, इन फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, इन मॉडर्न फिजिक्स, दिस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू -2 इंटू पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस टोटल एनर्जी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू, तो हो गया ये जेड ई स्क्वायर बाय 2r। तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू हो जाएगा माइनस जेड ई स्क्वायर बाय आर, और टोटल एनर्जी का वैल्यू हो जाएगा माइनस जेड ई स्क्वायर बाय 2r। तो इसको थोड़ा देखते हैं, टोटल एनर्जी, तो एनर्जी ऑफ, इसको लाते हैं टोटल एनर्जी को, सो एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिटल ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल विल बिकम माइनस जेड ई स्क्वायर बाय 2, आर के जगह ये वाला वैल्यू पुट कर लो, and you'll get the answer, and you will get the answer। ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, वैल्यू पुट कर लिया आर का, ये ऊपर चला गया। अब इसको थोड़ा इक्वेट कर लो, 2 से 2 कट गया, ये 2 हो गया, z से z मल्टीप्लाई कर लो, तो एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट विल बी माइनस z स्क्वायर e टू द पावर 4 2 पाई स्क्वायर m बाय n स्क्वायर h स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, nth ऑर्बिट। ठीक है, सेम उसी तरीके से अगर n का वैल्यू 1 रखते हो और z का वैल्यू 1 रखते हो, दैट इज फॉर हाइड्रोजन एटम, that will give rise to बोर्स इक्वेशन। इसमें अगर n का वैल्यू 1 पुट करते हो और z का वैल्यू 1 पुट करते हो,
जो भी इक्वेशन में आएगा दैट विल बी बोर्स इक्वेशन। ठीक है, समझे? दिस वाज ऑल अबाउट बोर्स एटॉमिक मॉडल। हम लोगों ने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप लोगों ने समझा ये वाला टॉपिक। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे एंड और बाकी जो सारे फॉर्मूले हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल में, उसका जो डेरिवेशन है मैं उसको एक वीडियो में कंपाइल करके डाल लूंगा। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आप लोगों ने ये वाला टॉपिक समझा सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उसमें मैं नोट्स अपडेट कर लूँगा और जो नेक्स्ट क्लासेस के रेगुलर अपडेट्स है उसको भी हम लोग टेलीग्राम चैनल में अपडेट करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। चलो, टेक केयर, टाटा, बाय बाय एंड गुड नाइट।